अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट लेक्चर की, तो वहाँ पे हमने बात करी थी कि कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमने बताया था मैंने आपको कि भाई हम लोग जो पहले के समय में जो स्ट्रीट लाइटिंग का इस्तेमाल करते थे, वहाँ पे हमें जो लैंप यूज़ करते थे उनको जलाने के लिए हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते थे, और वहाँ पे डाइम का इस्तेमाल करा जाता अगर कोई बल्ब फ्यूज़ हो जाता था। ना डाइम का इस्तेमाल करने से कनेक्टिविटी तो बनी रहती थी, लेकिन सर्किट के अंदर करंट बढ़ जाता था। तो यहाँ पे ज़रूरत आई कि हम लोग करंट को कांस्टेंट बनाए रखें, और वहाँ से जन्म हुआ कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर का। नाउ इस कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर की जो डिफरेंस था ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर से, इसको हमने डिस्कस करा कि एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर जो होता है वो डिपेंड करेगा कि कितने बल्ब कनेक्टेड हैं। लेकिन अगर सीसीटी की बात करोगे तो वो जो करंट सप्लाई करेगा वो डिपेंड नहीं करेगा कि कितने बल्ब कनेक्टेड हैं। यानी कि अगर मैं 3 बल्ब जलाऊं या 1 बल्ब जलाऊं, कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर का काम क्या होगा कि कांस्टेंट करंट देते रहना इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिमांड। कितनी भी डिमांड है आपकी, कितनी भी चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएशंस कितने भी हो रहे हैं बल्ब में, वो आपको एक कांस्टेंट करंट सप्लाई करता रहेगा ना। यहाँ पे एक साथ ही साथ हमने ये बात करी थी कि ये सब चीज़ जो थ्योरेटिकल हो गई, आखिर करेंगे कैसे। तो टेक्निक के ऊपर बात करी थी मैंने आपको बताया था कि टेक्निक क्या होगी। तो टेक्निक हमने सिंपल सी देखी थी कि अगर लोड वेरी कर रहे हैं और उसके साथ साथ अगर हम लोग सेकेंडरी का वोल्टेज वेरी कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज अगर हम वेरी करेंगे लोड के साथ साथ तो करंट हम कांस्टेंट को मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने देखा था कि भाई हम लोग क्या करेंगे, कोर सेकेंडरी कोर को मूवेबल बना देंगे ना। सेकेंडरी कोर अगर मूवेबल होगी तो वहाँ पे परमेबिलिटी वेरी कर जाएगी, और परमेबिलिटी जो है लोड के अकॉर्डिंग वेरी करवा के हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को चेंज कर लेंगे। समझ में आ रही बात है। तो ये सारी चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिस रह गई थी, 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन कि कैसे हम लोग इस कोर के मूवमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी कि इस कोर का जो मूवमेंट है वो लोड के अकॉर्डिंग उसको कैसे ऑटोमेट किया जा सके। क्योंकि देखो, अगर किसी पर्सन से कहोगे कि यार लोड बढ़ रहा है, जाओ जल्दी से जाके सेकेंडरी को नीचे खिसका दो या ऊपर खिसका दो, तो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, और उतनी देर में बल्ब सारे जल जाएंगे। तो एक तो इंजीनियर के सामने चैलेंज था कि कैसे हम इस प्रोसेस को, क्योंकि थ्योरेटिकली ये सारा काम जो मैंने आपको बताया ये सब थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छा है, पर प्रैक्टिकली कैसे करोगे। प्रैक्टिकली सेकेंडरी कोर का मूवमेंट हम कैसे कनेक्ट करेंगे विद द लोड, कि लोड जैसे चेंज हो उसी के अकॉर्डिंग वोल्टेज चेंज करने के लिए सेकेंडरी का मूवमेंट कैसे हो, और ये ऑटोमेट कैसे करेंगे। एक चैलेंज ये था। दूसरा चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई हमने देखा था सेकेंडरी मूवमेंट में कि जब भी हमने कोर के मूवमेंट को कराया, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने 6 ओम के रेजिस्टेंस को 5 ओम का कर दिया। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था। तो ऐसे केस में क्या हुआ, हमने ओम कम कर दिए, तो ऐसे में करंट बढ़नी चाहिए थी, पर उस करंट को रोकने के लिए हमें वोल्टेज कम करना पड़ा और 25 वोल्ट करना पड़ा ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने लास्ट में बताया भी था कि भाई कोर को कब पता चलेगा, यानी कोर कैसे 25 वोल्ट पे ही क्यों रुकेगी, कोर की परमिलिटी उतनी ही चेंज हम लोग क्यों करें कि 25 वोल्ट करें। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट पे कोर को कौन रोकेगा कि वो जस्ट 25 वोल्ट पे जाके रुक जाए, ना 26 पे और ना 24 पे। तो ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है, यानी कि वो स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ पे कोर स्टॉप हो जाएगी जाके, ये कैसे डिसाइड होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों का आंसर आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। मेरा नाम प्रांजल है, और आज हम लोग चर्चा करेंगे डिज़ाइन कंसिडरेशन की, कि कैसे डिज़ाइन एंड वर्किंग होती है सीसीटी की। यानी कि थ्योरेटिकली हमने सीख लिया था, लॉजिक क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। पर अब देखेंगे कि हम लोग इसका एक्चुअल में डिज़ाइन और वर्किंग कैसे कर रहे हैं। समझ में आ रही बात है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि रिपल्सिव फोर्स इन सीसीटी, तो सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। देखो, हमेशा याद रखो जब भी कोई चीज़ पढ़ने बैठो तो उसके पीछे आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लो कि ये चीज़ पढ़ ही क्यों रहे हैं या करना क्या चाह रहे हैं। समझ में आ रही बात है। इतनी चीज़ एकदम क्लियर कर लो। तो यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हम लोड सेकेंडरी के मूवमेंट को लोड से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो सेकेंडरी के मूवमेंट को लोड से ऑटोमेट करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि कोर का मूवमेंट के लिए जिम्मेदार कौन है। तो उसके लिए हम देखते हैं रिपल्सिव फोर्स कौन कौन सी हैं। तो अगर हम लोग सेकेंडरी को मूवेबल मान लें, तो ऐसे केस में नॉर्मली अगर ट्रांसफार्मर अगर होता है तो उसके अंदर एक तो ये मेन फ्लक्स सेटअप होता है फाई एम, ठीक, जो कि प्राइमरी से सेकेंडरी यूजफुल फ्लक्स के नाम से जाना जाता है ना। अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग सेकेंडरी पे लोड कनेक्ट कर देते हैं, तो लोड कनेक्ट करने से क्या होगा, एक सेकेंडरी करंट फ्लो हो जाएगा जिसको हम लोग लोड करंट कहते हैं। और ये जो सेकेंडरी करंट होगा इसकी वजह से एक रिपल्सिव अपोजिट डायरेक्शन का फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा, कॉज को अपोज करने के लिए एज पर लेंज लॉ। और यहाँ पे आ जाता है फाई टू। ठीक, अब इस फाई टू को डिमिनिश करने के लिए, या कह सकते हो इसको बैलेंस करने के लिए, काउंटर करने के लिए एक एक्स्ट्रा फ्लक्स सप्लाई से डिमांड होता है, एंड डेट वन बिकॉज ऑफ आई वन डैश। समझ में आ रहा है। तो 3 आ गए, यानी कि एक है फाई एम, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो एक हो गया तुम्हारा फाई एम, ये हो गया तुम्हारा फाई एम, हो गया मेन फ्लक्स। ये कांस्टेंट रहना चाहिए कोर के अंदर। ठीक है, ये जो है इसका हम लोग क्या करते हैं, जब भी ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो अगर V/F का रेशियो कांस्टेंट है तो ये कोर के अंदर कांस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया फाई एम।
अब φm था, लेकिन जैसे ही तुमने I2 कनेक्ट करा तो ये ग्रीन कलर का जो डॉटेड है दिस वन इज योर φ2। अब ये φ2 क्या कर रहा है, φm को अपोज कर रहा है, लेकिन हम तो चाहते हैं कोर का फ्लक्स कांस्टेंट रहे। तो इस φm को सपोर्ट करने के लिए और इस φ2 को अपोज करने के लिए जन्म होता है φ1 डैश का, जो कि हमने लाइट ग्रीन कलर्स की लाइन से यहाँ पे दिखाया है। समझ में आ रही बात है? तो ये तीन फ्लक्स हैं, φm, φ1 डैश एंड φ2, जिसमें φ2 और φ1 डैश लगभग बराबर होते हैं, यानी कि φ2 जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू φ1 डैश होता है एंड इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ताकि φm को कांस्टेंट बनाया जा सके। तो ये तो बेसिक है ट्रांसफार्मर का। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो देखो अगर φm और φ1 डैश को देखो, यानी कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पे ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इस वाले पॉइंट पे आके खड़े हो जाओ यहाँ पे तुम, ठीक ऐसे। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ऊपर से फ्लक्स आ रहा है φm एंड φ1 डैश, दिस वन इज योर φ1 डैश एंड दिस वन इज योर φm, दोनों के दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं, और नीचे से जो फ्लक्स आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन वो है φ2। समझ में आ रही? तो ये दो फोर्स हो गए, यानी कि अगर मैं देखूं तो एक फ्लक्स नीचे से निकल रहा है, तो तुमसे पूछूंगा नीचे वाला कैसा काम कर रहा है, तो तुम कहोगे इट विल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल, ठीक है। तो यानी कि ये नॉर्थ पोल की तरह, यानी कि जो सेकेंडरी साइड का जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये नॉर्थ पोल की तरह वर्क कर रहा होगा। और ऊपर जो फ्लक्स आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी एक तरीके का नॉर्थ पोल ही, ये भी एक तरीके का बड़ा सा नॉर्थ पोल की तरह वर्क कर रहा है। समझ में आ रही बात? ये तो ऊपर भी नॉर्थ पोल क्यों? क्योंकि भाई अगर कोर, अगर सेकेंडरी की कोर से पूछोगे तो वो कहेगी हम बना रहे हैं φ2, ये क्या बना रही है, φ2 बना रही है, और ऊपर से आ रहा है φm और एक और आ रहा है φ1 डैश, सही। तो दोनों के दोनों फ्लक्स नीचे की तरफ, तो दिस विल एक्ट एज अ बड़ा नॉर्थ पोल एंड दिस वन एक्ट एज ए स्मॉल नॉर्थ पोल। समझ में आ रही बात? ही तो दो नॉर्थ पोल हो गए। अब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल जब पास पास रखोगे तो यहाँ पे जन्म होता है रिपल्शन का। समझ में आ रही बात? ही तो यहाँ से जन्म होता है रिपल्शन का। तो हियर कम्स द रिपल्सिव फोर्स इनटू द पिक्चर। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स जो होती है वो पिक्चर में आ जाती है सीसीटी के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इफ सेकेंडरी कोर इज फ्री टू मूव, अगर हम लोग सेकेंडरी की कोर को देखो, अगर सेकेंडरी कोर को फ्री कर दें मूव करने के लिए, तो ये जो रिपल्सिव फोर्स है ना, ये कोर को डाउनवर्ड की तरफ ड्रैग कर देगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पे एक छोटा सा नॉर्थ पोल बना ड्यू टू φ2, और ये φm एंड φ1 डैश ये मिलके बड़ा सा नॉर्थ पोल बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो जब नॉर्थ पोल जब बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रिपल्शन होगा। अब क्योंकि ये तो स्टेशनरी है, दिस वन इज योर स्टेशनरी, अगर ये स्टेशनरी है और ये मूवेबल है, दिस वन इज अ मूवेबल, तो ऐसे केस में क्या होगा, जब दोनों की तरफ, यानी कि अगर हम मान के चलें एक नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, ये स्टेशनरी है, और एक मैग्नेट में और रख दूं नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो और ये मूवेबल है, तो जैसे ही तुम इसको पास लाओगे और इसको खुला छोड़ दोगे तो एकदम से पीछे भागेगी ना, बिल्कुल वैसे ही क्या होगा, ये जो सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी कोर है, ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ खिसक जाएगी एंड दिस विल क्रिएट द ऑटोमेटिक मूवमेंट ऑफ द सेकेंडरी कोर। समझ में आ गया? तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि हम जो कोर का मूवमेंट ले रहे थे, यानी कि जो कोर का हम लोग जो सेकेंडरी कोर का जो मूवमेंट की बात करते हैं हमेशा, वो कहाँ से कर पाएंगे, वो विद द हेल्प ऑफ रिपल्सिव फोर्स। और ये रिपल्सिव फोर्स कहाँ से आएगी, बिकॉज ऑफ द अपोजिशन, और वी कैन से डेट नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल, प्राइमरी के फ्लक्स का और सेकेंडरी के फ्लक्स का जो रिपल्सिव फोर्स है उसकी वजह से। समझ में आ रहा है? एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट, ये सेम जो तुम्हारा फ्लक्स है, ये सेम चीज़ें कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर में भी होती हैं, लेकिन होता क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर उसकी कोर रिजिड होती है, तो वहाँ पे ये मूवेबल का हिसाब किताब नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है? ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो ये जो मूवमेंट हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, कोर जो थी वो तुम्हारी इस कह सकते हो वाइंडिंग से निकल के भाग गई, तो ऐसे केस में एयर का इन्वॉल्वमेंट हो गया, यहाँ पे एयर आ गई, एयर का मतलब परमिएबिलिटी जो थी वो क्या होगा, रिड्यूस हो गई, और परमिएबिलिटी रिड्यूस होगी तो इंड्यूस्ड वोल्टेज भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, और लोड बढ़ने से वोल्टेज हम कम कर देंगे, जिससे कि नेट लोड कांस्टेंट रखा जा सके, नेट करंट को कांस्टेंट रखा जा सके, तो यहाँ पे टास्क अचीव हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि ऑटोमेट कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ रिपल्सिव फोर्स। तो इसको हम लोग देख लिया कि लोडिंग का क्या इफेक्ट होगा, तो जैसे ही लोड बढ़ाओगे उसकी वजह से क्या होगा, लोड बढ़ने से I2 बढ़ जाएगा, सेकेंडरी करंट बढ़ने से φ2 बढ़ेगा, ठीक है, सेकेंडरी फ्लक्स बढ़ेगा। अब सेकेंडरी फ्लक्स बढ़ेगा तो उसको काउंटर करने के लिए φ1 डैश भी बढ़ेगा, यानी कि जो सेकेंडरी साइड का नॉर्थ पोल है और जो प्राइमरी साइड का ऊपर से जो नॉर्थ पोल आ रहा था, दोनों बड़े हो जाएंगे। तो ऐसे केस में ये हो गया सेकेंडरी का पोल और ये हो गया आपका प्राइम, मतलब ऊपर से लगने वाला पोल। तो दोनों में ऐसे केस में क्या होगा, दोनों केस से बढ़ने से रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगी तो कोर का मूवमेंट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि कोर का मूवमेंट, ये साइकिल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। इस तरीके की साइकिल मैं अपने लेक्चर्स में आपको देता रहता हूँ, ताकि आपको थ्योरी ना पढ़नी पड़े, और ये साइकिल से ही आपको पूरा, ये साइकिल जब तुम एग्जाम में लिखोगे तो वहाँ पे तुम्हें साइकिल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, केवल ये बनाने से काम नहीं चलेगा। समझ में आ रही बात है? तो जैसे ही लोड बढ़ाओगे सेकेंडरी करंट बढ़ेगा, सेकेंडरी करंट बढ़ने से φ2 बढ़ेगा, φ2 बढ़ने से φ1 डैश बढ़ेगा, और जब दोनों ही फ्लक्स ज़्यादा हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स बहुत तगड़ी हो जाएगी। भाई एक तरफ बड़ा सा नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ भी बड़ा सा नॉर्थ पोल, तो ऑब्वियस सी बात है रिपल्शन बढ़ेगा और कोर का मूवमेंट और डिग्रेड और नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक।
तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, हाइयर द लोड हाइयर द रिपल्शन हाइयर द ड्रैग फोर्स ऑफ द कोर, यानी कि उतना ज़्यादा कोर नीचे की तरफ जाएगी। तो इस तरीके से हम कोर के मूवमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं। मतलब ऑटोमेट कैसे करा, अगर मान के चलते हैं छोटा सा लोड बढ़ा, छोटा सा लोड बढ़ा तो छोटा सा रिपल्सिव फोर्स होगा, छोटा सा करंट बढ़ेगा, छोटा सा रिपल्सिव फोर्स होगा, थोड़ा सा ही ड्रैग होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा था ना कि कोर जैसे मान लो ये है, अब कोर यहाँ पे भी जा सकती है, इतना मूवमेंट भी दे सकती है और इतना मूवमेंट भी दे सकती है। तो लोड के ऊपर ये कैसे डिसाइड होगा, तो लोड अगर थोड़ा सा बढ़ाओगे तो कोर क्या होगा, लोड थोड़ा सा बढ़ा तो उसकी वजह से फाई टू भी थोड़ा सा बढ़ा, फाई वन डैश भी थोड़ा सा बढ़ा, तो यहाँ तक आके रुक जाएगी। लेकिन यहाँ तक आएगी, ठीक है, रुक नहीं जाएगी। अभी रुकने का आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैसे रुकेगी यहाँ पे, उसको हम लोग आगे देखेंगे ना। अगर हम लोग लोड को और ज़्यादा बढ़ा दें, बहुत ज़्यादा, तो ऐसे केस में क्या होगा, फाई टू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फाई वन डैश भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो रिपल्सिव फोर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो कोर का मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो अब कोर यहाँ तक आके रुकेगी नीचे की तरफ, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोर के मूवमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं और लिंक कर सकते हैं लोड के साथ। नाउ अब ये क्वेश्चन एक हमने सॉल्व कर लिया कि ऑटोमेट कैसे करना है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई लिंक कैसे करा जाए, यानी कि सॉरी स्टॉप कैसे करा जाए, क्योंकि अभी तक हमने मूवमेंट को लिंक कर दिया था। जो दूसरा क्वेश्चन था जो मैंने आपसे कहा था कि भाई 25 वोल्ट के लिए कोर का मूवमेंट यहाँ तक आना जरूरी है। अब कोर यहाँ तक आके यहाँ रुकेगी क्यों, ठीक है, क्योंकि देखो न्यूटन्स का सिंपल सा लॉ है, लॉ ऑफ मोशन, जो कहता है कि भाई अगर कोई चीज़ चल रही है, मूवमेंट नीचे की तरफ है, तो वो कंटिन्यूस जाएगा जब तक कि उस पर काउंटर फोर्स ना लगे। ये सेम काम हम लोग करते हैं जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन करते हैं। इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइनिंग में भी ये सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करा जाता है कि भाई हमने अगर 1 एम्पीयर करंट दे दिया तो पीओएमसी जो है उसकी निडल तो भाई मूवमेंट 0 से उसका मान लेते हैं मैक्सिमम जो है 10 एम्पीयर है, तो सीधे 1 एम्पीयर करंट के अंदर 0 से 10 एम्पीयर तक वो चली जाएगी अगर कोई रोकने वाला फोर्स ना हो। और यहाँ पे पिक्चर में आता है काउंटर वेट और वी कैन से दैट काउंटर फोर्स, ठीक है, काउंटर टॉर्क, ये सब नाम आते हैं पिक्चर में। काउंटर टॉर्क क्या करता है, ये जब भी 1 एम्पीयर करंट जब दोगे तो इसका काम होता है कि ये जो निडल है पीएमएमसी की, वो 1 एम्पीयर तक ही जाके रुके, 1 एम्पीयर तक। उसके आगे अगर जाएगी तो काउंटर टॉर्क जो होता है वो ग्रेटर हो जाता है कंपेयर टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और ऐसे केस में हम लोग की निडल पीएमसी की बिल्कुल 1 एम्पीयर पर रुक जाती है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में भी हमें एक जरूरत है एक काउंटर फोर्स की, एक काउंटर वेट की, और वो कहाँ से आता है, वो आता है पिक्चर के अंदर यहाँ पे। तो डिज़ाइन देख लेते हैं। तो डिज़ाइन अगर हम बात करते हैं तो ये सीसीटी का अब तक हमने डिज़ाइन है, यहाँ पे पिक्चर में आता है काउंटर वेट, समझ में आ रही है। तो दिस वन इज योर काउंटर वेट ना, काउंटर वेट है, ठीक है, और यहाँ पे फलक्रम लगा हुआ है, ये पिंक कलर का जो मैंने मार्क करा हुआ है दिस वन, ये बिल्कुल लीवर की तरह काम करवाएगा, ठीक है, यानी कि जिधर भी मूवमेंट होगा उसके अगेंस्ट में टॉर्क क्रिएट, उसके अगेंस्ट में रिपल्सिव फोर्स या कह सकते हो फोर्स क्रिएट होगी, समझ में आ रहा है। तो अब ये क्या करेगा, ये कोर को स्टेबलाइज करेगा, यानी कि जो हम देख रहे थे ना कि 25 पे ही क्यों रुकेगी, 26 और 24 पे क्यों नहीं रुकेगी, तो ये काउंटर वेट डिसाइड करेगा। तो इसका सिलेक्शन एक बड़ा वन ऑफ द क्रिटिकल कह सकते हो डिजाइनिंग पार्ट है कि तुम ऐसा काउंटर वेट रखो जिसमें 25 की जरूरत पे 25 पे ही रुके, 26 ना जाए और 24 पे भी ना रुके, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके ऊपर। तो जैसे फॉर एग्जांपल रिपल्सिव फोर्स पिक्चर में आई और इसने इस वेट को नीचे की तरफ खिसकाया रिपल्सिव फोर्स ने, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एफआर से। तो इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो कोर का मूवमेंट नीचे जाएगा उसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट करने के लिए काउंटर वेट जो होगा वो भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करेगा, और ये फोर्स कहलाएगी काउंटर फोर्स। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एफ डब्ल्यू से, अभी आगे वर्किंग सीखेंगे तो वहाँ ये काम आएगा, सही है। तो देखो जो फ्लक्स की वजह से यानी कि फाई एम और फाई एम एंड प्लस फाई वन डैश की वजह से जो रिपल्सिव जो फोर्स आ रही थी, रिपल्शन आ रहा था, उसको काउंटर करने के लिए हमने यहाँ पे काउंटर वेट लगाया, ठीक है। और उसके काउंटर वेट को करने के लिए हमने क्या करा, ये जो रिपल्सिव फोर्स आ रहा था इसको हमने एफ आर कर लिया, यानी कि फाई एम प्लस फाई डैश की वजह से जो नॉर्थ पोल ये बन रहा था एंड फाई टू की वजह से नॉर्थ पोल जो ये बन रहा था, इन दोनों की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स आ रहा था, रिपल्शन आ रहा था नीचे की तरफ, इसको काउंटर करने के लिए हमने वेट लगाया है, समझ में आ रहा है। तो लीवर का वेट जब भी हम इस्तेमाल करते हैं उसका यही काम होता है कि जिस मूवमेंट के अगेंस्ट में फोर्स क्रिएट करना, समझ में आ गया, यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ पे ना। अब देखते हैं कैसे काम होगा वर्किंग। अब आते हैं मेन पिक्चर पे यार, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बताया, अब भाई लोड बढ़ गया है, ठीक है, सीसीटी है, अब लोड बढ़ गया, लोड बढ़ने से फाई टू बढ़ा, फाई टू बढ़ने से रिपल्सिव फोर्स बढ़ गई, जैसा हमने सीखा था। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, अगर वो लोड बढ़ने से रिपल्शन फोर्स बढ़ गई तो ये कोर को नीचे की तरफ ड्रैग करेगी ना। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब रिपल्शन फोर्स बढ़ेगी तो ये रिपल्शन फोर्स ज़्यादा होगी काउंटर वेट से, तभी मूवमेंट होगा। यानी कि जो तुमने काउंटर वेट लगाया हुआ था इसके अंदर, उसका जो काउंटर वेट है वो अगर ज़्यादा हो जाएगा, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स, मतलब काउंटर वेट का जो फोर्स है उससे ज़्यादा फोर्स रिपल्शन होगा, तभी हमें नीचे की तरफ मूवमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि लोड बढ़ गया, फाई टू बढ़ गया, जिसकी वजह से रिपल्शन फोर्स बढ़ा। अब ये जो रिपल्शन फोर्स बढ़ा, यानी कि रिपल्शन फोर्स किससे बढ़ा,
वेट से बढ़ गया, यानी कि जो तुमने काउंटर वेट लगाया था ना उससे ज़्यादा रिपल्शन फोर्स हो गया, यानी कि जो काउंटर वेट लगाया था उससे ज़्यादा जो रिपल्शन फोर्स हो जाएगा, ऐसे केस में कोर जो होगी वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगी। कब तक मूव करेगी? टिल एफ आर इक्वल टू, जब तक कि दोनों बराबर नहीं हो जाते। अब इसको देखते हैं, तो ये क्या होगा, ये कोर नीचे मूव करेगी बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स। अब ऐसे केस में जो तुम्हारा जो काउंटर वेट लगाया था वो कुछ ऐसी पोजीशन में हो जाएगा ना, ये काउंटर वेट क्या हुआ, लिफ्ट हो गया, एक तरीके से हमने लिफ्ट कर दिया ऐसे। तो ऐसे केस में अगर काउंटर वेट को देखो तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा और ये लगाएगी ऊपर की तरफ। समझ में आ रही बात ये? अब ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे आ जाता है पिक्चर के अंदर, दिस वन इज द काउंटर टॉर्क। अब ये कोर तुम्हारी यहाँ पे क्यों रुक गई? क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एफ आर इक्वल टू एफ डब्ल्यू हो गया है, ठीक है। तो कोर कब तक मूव करेगी? देखो सबसे पहले पहला स्टेप, जैसे ही मतलब जब इनिशियल केस की बात कर लेते हैं, जब लोड नॉर्मल था, लोड नॉर्मल रहा होगा तुम्हारा, एक इसको समझ लेते हैं, लोड नॉर्मल रहा होगा तो एफ आर इक्वल टू एफ डब्ल्यू था, ठीक है। अब क्या हुआ, लोड इम्बैलेंस हुआ, लोड इम्बैलेंस हुआ, लोड इम्बैलेंस हुआ, कह सकते हैं लोड बढ़ गया, लोड बढ़ा, इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स बढ़ गई। तो रिपल्सिव फोर्स अगर ज़्यादा हो गई वेट से, वेट के काउंटर फोर्स से, तो ऐसे केस में ऑब्वियस ही बात है रिपल्शन फोर्स की डायरेक्शन में हमारा कोर मूव करेगा, और वो कौन सी डायरेक्शन है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो कोर देखो यहाँ से खिसक के नीचे आ गया, समझ में आ रही बात है? अब जैसे ही नीचे आया, जैसे जैसे नीचे आता जाएगा ये वेट ऊपर जाता जाएगा, यानी कि जब ये ऊपर जाएगा तो इसके अंदर इसका जो ग्रेविटी की वजह से और ये जो फलक्रम हमने लगा रखा है ये सब मिल के क्या करेंगे, इस फोर्स को डोमिनेट करवाएंगे। अब क्या होगा, जैसे जैसे मूवमेंट नीचे की तरफ होगा, मूवमेंट जब होगा, मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट जब नीचे की तरफ होगा तो जो रिपल्सिव फोर्स है ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये जो है वेट वाली ये क्या होगा, ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। समझ में आ रही बात ये? क्लियर हो रहा है यहाँ पे ना, ये बढ़ना शुरू होगी। अब ऐसे केस में अगर ये बढ़ना शुरू होगी तो ये क्या करेगी, इसको यहाँ पे लिमिट करेगी। तो ये जो वेट की हमने काउंटर वेट की जो फोर्स लगाई है ये बढ़ना शुरू होकर यहाँ पे जाके इसको लिमिट कर देगी। अब ये मूवमेंट कब तक चलेगा, यानी कि कहाँ पे रुकेगा, 24 पे, 25 पे, 26 वोल्ट पे, कहाँ पे रुकेगा? तो 25 वोल्ट पे क्यों रुकेगा? क्योंकि 25 वोल्ट पे एफ आर इक्वल टू एफ डब्ल्यू हो जाएगा, यानी कि कोर का मूवमेंट कब तक होगा, जब तक कि दोनों के दोनों वापस से, तीसरा स्टेप, कोर नीचे जाकर रुक गई। क्यों? क्योंकि एफ आर इक्वल टू एफ डब्ल्यू हो गया था। समझ में आ रही बात ये? समझ में आया? तो एफ आर बढ़ गया था, एफ डब्ल्यू कम था, लेकिन जैसी कोर मूव होगी वेट ऊपर जाएगा, इसकी वजह से एफ डब्ल्यू बढ़ जाएगा, और एक समय आएगा जब एफ आर इक्वल टू एफ डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ पे जाके कोर रुक जाएगी। अब हमारा काम क्या है कि ये जो तीसरा पॉइंट है ये पॉइंट एग्जैक्टली 25 वोल्ट पे होना चाहिए। तो यहाँ पे पिक्चर में मशीन डिजाइनिंग वाले और ट्रांसफार्मर डिजाइनिंग वाले लोग आ जाते हैं, इसको कभी और चर्चा करेंगे। तो आईओबीजी समझ में आ गई किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे नीचे कोर के आने की वजह से परमेबिलिटी रिड्यूस हो गई है, परमेबिलिटी रिड्यूस होने से ईएमएफ रिड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी के अंदर, और सेकेंडरी के अंदर अगर ईएमएफ रिड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट करंट मेंटेन रख पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, जब ईएमएफ रिड्यूस हो जाएगा तो उसकी वजह से जो करंट जो फाई टू बढ़ गया था वो क्या होगा, कांस्टेंट हम लोग उसको मेंटेन रख पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब सेकेंडरी की बात कर लेते हैं, अगर लोड रिड्यूस हो गया है तो लोड रिड्यूस होगा, फाई टू रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगा। अब अगर रिपल्सिव फोर्स कम हुआ तो अगेन एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, रिपल्सिव फोर्स कम होने से इम्बैलेंस जो क्रिएट हुआ, तो इम्बैलेंस के केस में क्या होगा, एफ आर लेस देन एफ डब्ल्यू हो गया, यानी कि जो काउंटर वेट तुमने लगाया था उससे कम रिपल्सिव फोर्स पिक्चर में आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या हो गया, सेकेंडरी कोर का मूवमेंट जो होगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, जब तक कि एफ आर इक्वल टू एफ डब्ल्यू नहीं हो जाता, जस्ट उल्टा। अब जैसे ही ऊपर गया तो ऐसे केस में हमारा फलक्रम कुछ इस तरीके से होगा, और ये तब तक ऊपर जाता रहेगा जब तक कि हमारा एफ आर इक्वल टू एफ डब्ल्यू नहीं हो जाता, और यहाँ पे जाके हमारा सिस्टम जो होगा वो स्टेबल हो जाएगा। अब ऐसे केस में परमिबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि अब पूरा का पूरा कोर जो है तुम्हारा वो कॉइल के अंदर चला गया है, क्योंकि पूरा का पूरा कोर कॉइल के अंदर चला गया तो परमिबिलिटी बढ़ जाएगी, परमिबिलिटी बढ़ने से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस बढ़ जाएगा। अब क्योंकि ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ऑब्वियस सी चीज़ है, तो ऐसे केस में जो लोड कम हुआ था, यानी कि जो करंट 5 एम्पेयर रहना चाहिए था उसकी जगह लोड कम होने का मतलब 4 एम्पेयर रह गया था, तो इंड्यूस वोल्टेज बढ़ गया, इसकी वजह से क्या होगा, 4 एम्पेयर से वापस से करंट 5 एम्पेयर चला जाएगा, और यहाँ से पिक्चर में आ जाएगा मेंटेन कांस्टेंट करंट। तो वापस से हम देख सकते हैं कि सीसीटी ने क्या करा, कांस्टेंट करंट को मेंटेन कर लिया। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, सुपर थैंक्स भेज के और शेयर करके। यानी कि अगर आपको हमारे कंटेंट, हमारा जो भी एफर्ट्स हैं उनको पसंद करते हो आप, तो ये सारी चीज़ें आप हमारे लिए कर सकते हो, इनमें से कोई भी एक चीज़ कर सकते हो जैसा आपको सही लगे। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर कोई मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं। यहाँ पे ये सीसीटी का कॉन्सेप्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।